हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कहानियों की रंगीन दुनिया में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम सुनने वाले हैं कहानी तितली आई मुस्कुराई, जो कि मातंगी सुब्रमण्यम द्वारा लिखित है और इसका चित्रांकन किया है लावण्या नायडू ने। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है मीरा हड़प ने और ये कहानी प्रथम बुक्स द्वारा प्रकाशित है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चलो बच्चों, कतार में खड़े हो जाओ, बाग में जाना है ना? लैला दी ने आवाज लगाई। आपस में बातें करते करते सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। काव्या अकेली खड़ी है। सब चलने लगे तो लैला दीदी ने पूछा, क्या किसी को पता है इल्लियां बड़ी होकर क्या बनती हैं? काव्या के पेट में कुलकुलाहट होने लगी। उसे जवाब पता था, लेकिन वह सोच रही थी कि बोले या नहीं। काव्या और उसका परिवार कुछ दिन पहले ही अपने गांव से बेंगलुरु आए हैं। एक इमारत बन रही है जहां उसके माता पिता काम करते हैं। यहीं वे सब रहते भी हैं। इस आधी बनी इमारत में रहना बहुत मुश्किल है। हवा में धुएं की कड़वाहट घुली है और दिन रात चलती गाड़ियों के शोरगुल के कारण नींद भी नहीं आती। बड़ी बड़ी इमारतों, फर्राटे से जाती गाड़ियों और लोगों की चहल पहल के बीच वो खुद को बहुत छोटा महसूस करती है। काव्या एक हफ्ते से पाठशाला आ रही, पर अभी तक उसने किसी से बात नहीं की। अगर किसी ने उसके बोलने के तरीके का मजाक उड़ाया तो? इससे पहले वो कभी पाठशाला नहीं गई। अगर ये बात किसी को पता चल गई और वे सब उस पर हंसने लगे तो? खैर, गहरी सांस लेकर काव्या ने हाथ ऊपर उठाया। आखिर इतने हल्ले गुल्ले वाले बेंगलुरु शहर में वो हमेशा चुप तो नहीं रह सकती ना। इल्लियां बड़ी होकर तितली बन जाती हैं, काव्या बोली। बिल्कुल सही जवाब, दीदी ने कहा। वो सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए इल्लियां बनी रहती हैं, काव्या ने आगे बताया। उस दौरान वो पूरे समय पत्तियां खाती रहती हैं। तब तो वे बहुत बड़ी हो जाती होंगी, सहपाठी मैरी ने पूछा। हाँ, खूब मोटी ताजी हो जाती हैं। खूब खाकर मोटी ताजी होकर इल्लियां पौधों के किनारों पर एक खोल सा बना लेती हैं। इसी खोल के अंदर, जिसे ककून कहते हैं, सोते सोते वे और बढ़ती हैं और यही इनका रूप भी बदलता है, काव्या बोली। सही कहा, लैला दीदी बोली। वे इस खोल में करीब 2 हफ्ते रहती हैं और फिर एक सुंदर तितली के रूप में बाहर निकलती हैं। देखो, हम बाग में पहुंच गए, मैरी बोली। काव्या देखती रह गई। बाग तितलियों से भरा हुआ था। नदी के रंग वाली नीली तितलियां, खूबसी रंगत वाली पीली तितलियां, रसीले पपीते के रंग वाली नारंगी तितलियां, काले आसमान में टिमटिम करते तारों सी काली और सफेद तितलियां। गांव में दिखने वाले इन सभी रंगों को काव्या बहुत याद करती थी। इन्हें यहां देखकर उसका दिल खुश हो गया। हर साल हजारों किलोमीटर उड़कर तितलियां इस बाग में आती हैं। यहाँ इन्हें बेहतर मौसम, अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह
और रस पीने के लिए फूल भी खूब मिलते हैं। लैला दीदी ने बताया। इस यात्रा को प्रवास कहते हैं। हजारों किलोमीटर! इतनी देर पंख फड़फड़ाकर ये थक नहीं जाती? एक सहपाठी ने पूछा। हवा अगर तेज हो तो इन्हें अपने पंख फड़फड़ाने नहीं पड़ते, काव्या ने बताया। बस पंख फैलाकर वे हवा में तैरती हुई आगे निकल जाती हैं। ओह, तब तो तितलियों को हवा में खूब झटके लगते होंगे, मैरी ने धीरे से काव्या को कहा। काव्या को अपना बस का सफर याद आया, जब वो गांव से बेंगलुरु आई थी। सामान वगैरह के बीच में किसी तरह ठुसी हुई, घंटों ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर झटके खाती हुई। क्या तितलियों को भी हवा में ऐसा ही लगता होगा? प्रवास करते हुए तितलियां नदियों के किनारे किनारे उड़ती हैं। अपनी सेहत बनाए रखने के लिए वे इन नदियों के किनारों पर कीचड़ के नन्हे नन्हे डबरों में उतरती हैं और अपनी टांगों से पानी में छप छप करके पोषण सोखती हैं। इसे अंग्रेजी में मड पडलिंग कहते हैं, लैला दीदी ने बताया। छप छप करके? मैरी बोली। अरे वाह, पानी में छप छप करने में तो मजा आता होगा। मैरी और काव्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। बहुत मजा आता होगा, काव्या बोली। पर अब डबरे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। काव्या के गांव में कुछ आदमी नदी से ट्रक भर भर के बालू ले जाते हैं। मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है। बारिश में कमी हो रही है। पिछले साल तो नदी भी सूख गई थी। तितलियों को पानी में छप छप करने के लिए अब डबरे भी नहीं रहे। इतना पानी नहीं था कि काव्या का परिवार खेती कर पाता, इसीलिए उन्हें बेंगलुरु आना पड़ा। तुम्हें तो तितलियों के बारे में बहुत कुछ पता है काव्या, लैला दीदी बोली। हाँ दीदी, वो इसलिए क्योंकि तितलियां मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, या बोली। पर तुम्हें तितलियां इतनी क्यों पसंद है काव्या? मैरी ने पूछा। अब काव्या की कोई एक वजह कैसे बताती? उसे उनके शरीर पर बने तरह तरह के निशान अच्छे लगते हैं। कभी गोल गोल आकार वाले, कभी धारियों वाले। से अच्छा लगता है कैसे वे अपनी लंबी सी जीभ से फूलों का रस पीती हैं। ये भी अच्छा लगता है कि वे पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाकर तरह तरह के फूल उगाने में मदद करती हैं। उड़ती उड़ती वे बहुत दूर तक निकल जाती हैं, पर जहां भी रुकती हैं नए दोस्त बना लेती हैं, मैरी का हाथ पकड़ते हुए काव्या ने कहा। वो बहुत छोटी होती हैं, पर बहुत बहादुर भी। बिल्कुल तुम्हारी तरह, लैला दीदी बोली। काव्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान तितली के खुले पंखों की तरह उसके चेहरे पर फैल गई। तो दोस्तों, ये तो थी काव्या और तितलियों की कहानी। पर क्या आपको पता है कि भारत में तितलियां साल में 2 बार प्रवास करती हैं? पर उनके लिए ये सफर कठिन होता जा रहा है, क्योंकि हमारे जंगल और नदियां गायब होते जा रहे हैं। रास्ते में तितलियों को आराम करने की जगह ही नहीं मिलती। कई तो बेचारी बीच रास्ते में ही थक जाती हैं। तितलियों की मदद करने का एक तरीका ये है कि हम उनके लिए ऐसी सुरक्षित जगह बनाएं जहां वे रुककर आराम कर सकें और जी भरकर फूलों का रस पी सकें। तो क्या आप तितलियों की मदद करना चाहेंगे? तो
क्यों ना उनके लिए एक आराम घर बनाया जाए। सबसे पहले थाली या प्लेट जैसा कोई चपटा बर्तन लीजिए जिसके किनारे उठे हों। तितलियों को चटक रंग बहुत पसंद है। बर्तन को लाल, पीला या संतरी रंगिए। बर्तन में तितलियों का भोजन भर दीजिए। इसे बनाना बहुत आसान है। 4 कप पानी में 1 कप चीनी मिलाइए। अच्छी तरह पके हुए फलों के टुकड़े उसमें डालिए। तितलियों को केले, अमरूद, आम, पपीते और संतरे बहुत पसंद हैं। इस बर्तन को अपने बरामदे में, खिड़की पर या कहीं भी बाहर रख दीजिए। इस बर्तन को हर दूसरे या तीसरे दिन साफ करके फिर भर दीजिए। अधिक तितलियों को आकर्षित करना चाहते हैं तो ऐसे फूल लगाइए जो तितलियों को अच्छे लगते हैं। आप गंधबेन यानी वर्बीना, रतनजो यानी जर्मेनियम, डहेलिया या सूरजमुखी यानी सनफ्लावर भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा जगह नहीं चाहिए। इन्हें आप गमलों में उगाकर जमीन पर या खिड़की पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तितलियों की मदद करने के लिए आराम घर बनाने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है दोस्तों, ये आराम घर बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे एक और वादा करें। अगली बार जब भी तितली को देखिए, आप भी काव्या की तरह जरूर मुस्कुराइएगा। और हाँ, यदि आपको भी कभी काव्या की तरह किसी नई जगह पर जाने में कुछ अटपटा सा लगा हो या दिक्कत आई हो, या आपको कभी दोस्त बनाने में दिक्कत आई हो, तो उसके बारे में जरूर लिखकर हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की कहानियों का सफर यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलूंगी बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।